अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल और टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन करती है का प्रोसेस होता है सारा। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल ये देखती है कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाया जा सके, बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये ठीक है। ओके, व्हाट डू एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? लाइक एम्प्लॉयज़ बेसिकली, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया, पीछे भी हम HRM के कोर्स में थ्रू आउट यही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है, एक अच्छा एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग या उनकी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह फ़ायदा होता है। अब हम दूसरी साइड पे ये भी देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को क्या देती है। कोई भी एम्प्लॉय जो है, लेट सपोज आप लोग हो, इन फ्यूचर में आप लोग, अगर आप में से कुछ लोग जॉब करना चाहेंगे, आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहोगे, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी उस ऑर्गेनाइजेशन से। हम किसी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो हम क्यों बनना चाहते हैं। अपने आप को अगर हम एक एम्प्लॉय की तरफ आप रख के देखो कि तो आप क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हो। ठीक है। अब इसमें आ जाती है, सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है, बी ट्रीटेड फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से जो सबसे पहली चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ कंसिस्टेंट और फेयर ट्रीटमेंट हो। कंसिस्टेंट इज़ ये नहीं कि आज ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा बिहेव कर रही है, कल उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही। और ये नहीं है कि फेयरली ट्रीटमेंट इज़ ये कि किसी को ज़्यादा फेवर मिल रहा हो, किसी को कम मिल रहा हो। तो ये जो वो होता है फेवरेटिज़म या इनजस्टिस ना हो। ठीक है। फिर जॉब कैरियर इनरिचमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब कोई भी जो एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करता है तो उसकी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि अच्छा मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया तो बस अब मैंने यहीं रहना है, मैंने आगे नहीं बढ़ना, मैंने अपनी सैलरी नहीं इंक्रीज़ करनी, मैंने प्रमोशन नहीं लेनी। ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर रहे होते हो वहाँ जॉब करने के लिए या उसका पार्ट बनने के लिए, तो आप सबसे पहले ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आप कितना आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है जी क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो कि किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिमांड कर रहे हैं। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन रेगुलर बेसिस। जिस तरह से एक स्टूडेंट है, जब हम उसको कहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ग्रेड्स अच्छे होंगे आप, लेकिन अब अगर मैं आपको एक टीचर जो है वो टास्क दे रहा है, ठीक है, और आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, बट आपको सिर्फ नंबर मिल रहे हैं या ग्रेड्स मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, कोई पॉजिटिविटी, आपकी कोई गलतियाँ आपको नहीं बता रहा, ना ही आपकी अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको नहीं बता रहा, तो यू विल फील लाइक कि आप डीमोटिवेट होगा ना। तो सेम इसी तरह से एक एम्प्लॉय भी जो है वो फीडबैक चाहता है, और वो चाहता है कि उसको फीडबैक मिले, पॉजिटिव है या उसको मज़ीद बेहतर बनाना है तो उसको फीडबैक रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे ताकि वो अपने आप को और बेहतर बना सके। ठीक है। फिर हर एम्प्लॉय, जैसे अगर हम गोल सेटिंग में इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, आप इसको ले लो, जैसे ये डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं या मोबाइल कंपनीज़ हैं, कार्स कंपनीज़ हैं, ये लोग अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करते होते हैं जब भी इन्होंने गोल सेटिंग करनी होती है।
तो उनको भी पार्ट बनाते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं, वो किस तरह समझते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ सकती है, या क्या नया चेंज लाना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंट नहीं देती, तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप वहाँ पे काम करो। ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, हर जो बंदा होता है एम्प्लॉय, वो काम कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसकी कोई नीड्स होती हैं, उसकी मनी नीड्स हैं, उसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, दैट्स वाई वो काम कर रहा है। तो वो हमेशा उससे सिर्फ फीडबैक तो नहीं चाहिए ना, कि सिर्फ आप उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करते जाओ और आप उसको कोई उसकी पे इंक्रीज़ नहीं हो रही या उसको कोई बोनस नहीं मिल रहा। सो ये भी एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयज़ की होती है कि हमारी इंक्रीमेंट लगे, हमें बोनस मिले, हमें कोई मतलब अगर हमारी अच्छी परफॉर्मेंस पे हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो। ठीक है। या अदर कोई हो गया कि जैसे गाड़ी मिल रही है, कि कोई घर मिल रहा है, कोई ट्रिप मिल रहा है, इस तरह की भी चीज़ें देते होते हैं। ठीक है। फिर वाई परफॉर्म टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस एंड गोल्स, encourage and reward behaviors aligned with organizational mission and goal। अब परफॉर्म क्यों करना चाहिए, लाइक दोनों साइड पे, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी साइड पे और एक एम्प्लॉय की भी साइड पे। अच्छा परफॉर्म करना या परफॉर्म बेसिकली देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और मिशन को अचीव कर रही है। फिर इनकरेज करने के लिए इनकरेज एंड रिवॉर्ड बिहेवियर्स अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन, कि फिर ऐसे रिवॉर्ड्स और बिहेवियर्स आप उनके बिहेवियर ऐसे आप मोल्ड करो या उनको इस तरह से बेनिफिट्स दो कि उनकी बेसिस पे आप देख रहे हो कि आपने किसी एम्प्लॉय को आप बेनिफिट दे रहे हो, वो बदले में ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में पार्ट प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद रीडायरेक्ट करना नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है तो उन एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जा सके। ठीक है। फिर आ जाती है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट और accomplishing एन एक्शन, टास्क और फंक्शन कैन बी टर्म्ड एज परफॉर्मेंस। अच्छा, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके एक्शन, टास्क और फंक्शन जो है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप करते हो, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस यूज टू मैनेज corporate performance, the methodologies that drive some of the processes, and the metrics used to measure performance against strategic and operational performance goals। अच्छा, एक आपके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल या किसी भी किस्म के गोल्स हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करती है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेज करती है ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे परफॉर्मेंस को, कि सीईओस जो मेजर मैनेजर्स हैं, जो टॉप मोस्ट मैनेजर्स हैं, उनके अंडर जो मैनेजर्स आते हैं, फिर जो सुपरवाइजर्स आते हैं, या उनसे नीचे जो अदर एम्प्लॉयज़ आते हैं, और फिर एंड तक यानी लेबर तक जो है, हर चीज़ को वो देखते हैं, देखना कि ओवरऑल हर कोई अपने एंड पे क्या क्या काम कर रहा है। फिर ऐसी मेथडोलॉजीज़ जो कि इस प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाने में और मेजर करने में कि जो जो काम हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे अपनी पोजीशन पे कर रहा है, उससे किस किस हद तक हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। व्हाट आर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स? क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि आप कह सको कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है या ये नहीं अच्छी जा रही? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर दी बेंचमार्क अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड, कि आपके जिस भी बेसिस पे परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, यानी आपने कोई एवेल्यूएशन लेवल रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी कहती है ना कि आपने अगर एक मंथ में लेट्स सपोज 200 या 100 इंश्योरेंस की तो आपने अपना टारगेट पूरा किया। तो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टारगेट रखा होता है। वो टारगेट जो है वो बेंचमार्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनसे वो बेंचमार्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जिस बेसिस पर चेक करती हैं कि वेदर परफॉर्मेंस इज़ गुड और नॉट। ठीक है।
फिर आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ पीएम। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मयरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स एंड अलाइनिंग परफॉर्मेंस विद, भाई ये जो ऊपर डेफिनेशन बताई हुई है। पीएम कंटेन्स टू मेजर कंपोनेंट्स। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो वो जो चलता ही रहता है, ठीक है। दूसरा आता है अलाइंड विद स्ट्रेटेजिक गोल्स। एक आप देख रहे हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हो जो कि आप कॉन्टीन्यूस चेक करे जा रहे हो कि एक एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप चेक कर रहे हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इन लाइन में आप चेक कर रहे हो कि हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे डेली बेसिस पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये तो कॉन्टीन्यूस परफॉर्मेंस होगी। अलाइंड विद स्ट्रेटेजिक होती है कि जैसे कोई गोल अचीव करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने हम अगेन इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि उसने एक साल में जो है वो 1 मिलियन इंश्योरेंस जो है वो सेल करनी है, मतलब 1 मिलियन जो है वो कस्टमर्स लेकर आने हैं। तो अब ये क्या है, ये स्ट्रेटेजिक गोल है। अब इसके पैरेलल जो है जो लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक है। आप देख रहे हो कि ये गोल इस साल में अचीव हो पा रहा है और इसको अचीव करने में कौन सा ऐसा एम्प्लॉई है या कौन से ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि अपनी 100% दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा है और किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। और एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो क्या ऐसी ड्रॉबैक्स होंगी जिस वजह से वो नहीं कर पाएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट इंश्योर्स दैट गोल्स आर कंसिस्टेंटली बीइंग मेट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली यही इंश्योर करती है कि गोल्स कंसिस्टेंटली पूरे हो रहे हैं एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज। अब इसमें ओवरऑल आ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, और इवन द प्रोसेस टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस और एनी अदर एरियाज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि अब आप देखो जैसे अगर हम देखते हैं लेट्स सपोज खाड़ी है, ठीक है। खाड़ी एक ओवरऑल एक ब्रांड है, ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अब एक तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कि सारे आउटलेट्स को मिला के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो खाड़ी एज कंपनी है उस वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या वो टॉप मोस्ट ब्रांड बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कितनी उसकी सेलिंग हो रही है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल लगे। डिपार्टमेंट लेवल पे आप देख रहे हो लाहौर ब्रांच कितना फ़ायदा पहुंचा रही है, कराची ब्रांच कितना फ़ायदा पहुंचा रही है। एम्प्लॉय लेवल पे आप फिर हर ब्रांच के अंदर अंदर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देखते हो। फिर ओवरऑल आप प्रोसेस देखते हो कि खाड़ी में ओवरऑल सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से दी जा रही हैं, क्या, और फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो कितने टाइम में बन जाता है, कितना अच्छा यूज़ ऑफ मटेरियल हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एन इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, communication, observation, evaluation to support, retain and develop exceptional employees for organizational success। अब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ओवरऑल उन्होंने एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बीच में आ जाती है। एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप गोल सेट करते हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल सेट करती है कि इस साल हमने ये काम करना है, ठीक है। फिर कम्युनिकेट करती है अपने टॉप मोस्ट मैनेजर्स को, फिर वो नीचे 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 करके लेबर तक बात पहुंचती है। जब आपको कम्युनिकेट कर दिया गया कि ये गोल है, इसको हमने अचीव करना है, थर्ड फेज़ आ जाता है ऑब्जर्वेशन। कि आप ऑब्जर्व करते हो कि एम्प्लॉयज़ किस किस तरह से काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और फिर लास्ट में एवेल्यूएशन होती है जिसमें आपको पता चलता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल मीट किया है या नहीं किया। अगर किया है तो किसका सबसे ज़्यादा हाथ है, और नहीं किया है तो क्या ऐसे लूप होल्स रह गए हैं। अब पर्पस क्या होता है पीएम सिस्टम का? इट सर्व्स द स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर रिवॉर्ड सिस्टम, फैसिलिटेट। इट सर्व स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है उसको पूरा करने में मदद करती है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि पता चल सके कि रिवॉर्ड्स किस किस तरह के रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है और किन किन लोगों को देने की ज़रूरत है। एचआर की डिसीजन में, एचआर को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में कि ओवरऑल की किस किस किस्म की ट्रेनिंग्स, और वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हमने पीछे पढ़ा कि उस डिसीजन वो डिसीजन एचआर लेते हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, ठीक है।
अच्छा, अब एम्प्लॉयज़ टू लर्न अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अब फिर एम्प्लॉयज़ को भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, और उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट एक एम्प्लॉय को क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसे किस लेवल तक अभी पहुंचना है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल पर्पस पे भी ये काम करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस पर से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसमें एचआर के डिसीजन में सपोर्ट करती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम, ठीक है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने पीछे पढ़ा था, अब वही बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या सेम है, तो बोथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है कि दोनों सेम नहीं है। पीएम इज़ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर अप्रेजल उसका एक पार्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको ये बताती है कि एक एम्प्लॉय की क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ को मज़ीद बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, और वीकनेस है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज़ लेवल पे होती है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करती है, ये मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो सके। सेल्फ इस्टीम बढ़ाती है एवरी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैनेजर्स गेन इनसाइट्स अबाउट सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, कि मैनेजर्स को पता चलता है कि उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। सब लोगों की जॉब आसान हो जाती है क्योंकि हर किसी को पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से टास्क करने हैं और कौन से गोल्स अचीव करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्लियर हो जाते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर गोल क्या है। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कॉम्पिटेंट होकर काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है। एक अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है। परफॉर्मेंसेस, सबकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उनको कम्युनिकेट की जाती हैं, ठीक है। और फिर ओवरऑल जब ये इस तरह से एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर चल रही हो तो चेंज लाना भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक आइडियल पीएम सिस्टम की। आइडियल पीएम सिस्टम में थॉरोनेस होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, ओपननेस, करेक्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, एथिकलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। थॉरोनेस क्या होता है कि एक डिटेल्ड डेप्थ में आपको चीज़ें बार बार क्लियर की जा रही हैं ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। प्रैक्टिकलिटी कि लोगों की सिर्फ बातों को पे ही नहीं, गोल्स यानी सिर्फ उनको कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, प्रैक्टिकल वर्क पे, एक्शन पे फोकस किया जा रहा है। फिर जो काम किया जा रहा है उसका कोई मकसद मतलब हो, ठीक है। फिर आपको स्पेसिफिक बता दिया जा रहा है कि ये गोल्स हैं और इस गोल्स के रिलेटेड आपको इतना एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। रिलायबल, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चेक करती है कि जो आप चेंज ला रहे हो या जिस तरीके से आप ट्रेनिंग्स करवा रहे हो वो रिलायबल है कि नहीं है। वैलिडिटी कि आपने कोई न्यू चीज़ अगर इम्प्लीमेंट की है तो वो किस हद तक फ़ायदेमंद है या नहीं। एक्सेप्टेबिलिटी कि हर एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के डिसीजंस को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर ओपननेस कि मिल के काम करना, लोगों की ओपिनियन को एक्सेप्ट करना, नए ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना, कहीं गलती आ रही है तो उसको ठीक करना, डेट इज़ करेक्टेबिलिटी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, एथिक्स मेंटेन करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, कौन सी इनइफेक्टिव है। अब एम्स एंड रोल्स ऑफ पीएम सिस्टम क्या है थी। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अ पीएम सिस्टम, aims and roles of PM system. The information collected by a PM is most frequently used for information जो कि कलेक्ट होती है PM सिस्टम के थ्रू, वो यूज़ होती है आगे एज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि ये देखने के लिए कि किसकी सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस के फीडबैक के लिए, और आइडेंटिफाई करने के लिए एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस को,
ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक पर्पस आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में भी ये मदद करती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस के लिए और ओवरऑल रिटन डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी। अब डिसएडवांटेज क्या आ जाता है, पुअरली इम्प्लीमेंटेड। अगर एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सही से इम्प्लीमेंट ना हो तो क्या डिसएडवांटेज आता है, टर्नओवर ज़्यादा होने लगते हैं, लोग जॉब्स छोड़ के जाने लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम डाउन होने लगता है, गलत सलत इन्फॉर्मेशन आपस में जाने लगती है जो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करती है, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है, लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ खुशी से काम नहीं कर रहे होते, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, डिक्रीज मोटिवेशन परफॉर्मेंस भी ख़राब करती है और एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। फिर आगे आ जाता है अनजस्टिफाइड डिमांड। फिर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं, वो फिर आपस में सोचते हैं कि मेरी डिमांड पूरी नहीं हो रही, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। ठीक है। अनफेयर रेटिंग्स और फिर आपस में इमर्जिंग बायसेस की लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। और अनक्लियर रेटिंग सिस्टम क्या होगा कि जब तक आप प्रॉपर मॉनिटर नहीं करोगे तो फिर इनजस्टिस आएगा, किसी को रेटिंग ज़्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, क्योंकि आपने प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया। ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस प्री रिक्वेस्टीज, परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन, असेसमेंट, रिव्यू, परफॉर्मेंस रीन्यूअल और रिकॉन्ट्रैक्टिंग। प्री रिक्वेस्टीज क्या है, टू इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्टीज बिफोर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आर। पहले प्री रिक्वेस्टीज क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कौन सी दो प्री रिक्वेस्टीज की ज़रूरत होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की मिशन और जो गोल ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उसके बारे में नॉलेज क्लियर हो। फिर दूसरी चीज़, नॉलेज ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन, दिस इज़ डन थ्रू जॉब एनालिसिस। ठीक है, कि जो भी जॉब लोग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हर किसी की जॉब के बारे में नॉलेज हो कि इस बंदे को किस काम के लिए रखा गया और वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये आपको थ्रू जॉब एनालिसिस जो हमने पीछे पढ़ा था उससे पता चलता है। फिर परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या होती है, एम्प्लॉयज़ शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ पीएम सिस्टम, कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चलता है और वो क्या क्या चीज़ मॉनिटर करता है। प्लानिंग में डिस्कस होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि आप लोगों की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट होगा वो डिस्कस किया जाएगा और उसकी बेसिस पे ये देखा जाएगा कि आपको मज़ीद किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको मज़ीद बेहतरी किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, और अगर बुरी है तो आपको उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। आपके बिहेवियर के बारे में आपको बताया जाता है कि आपको ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए किस तरह का प्रोफेशनल बिहेवियर रखने की ज़रूरत है, और फिर अगर डिपार्टमेंटल लेवल में कोई इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है उनको डिस्कस किया जाता है। फिर एग्जीक्यूशन कैसे होती है, इस स्टेज पे फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। जब तक कमिटमेंट नहीं होगी किसी गोल को अचीव करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। फिर आपको कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहे और कोचिंग मिलती रहे, लाइक आपके जो सीनियर हैं वो आपको कॉन्टिन्यूस फीडबैक देते रहें और आपको कोचिंग देते रहें कि आपको बताते रहें कि ये काम इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कम्युनिकेशन के आपस में जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के दरमियान या जो टॉप मैनेजमेंट है उनके दरमियान, उतना एग्जीक्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। फिर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग, अब फिर जब इस लेवल पे क्या होता है कि हर एम्प्लॉय इंडिविजुअल जो है उसकी परफॉर्मेंस का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज़ बनाए जाते हैं जो मैनेजमेंट बनाती है देखने के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा एम्प्लॉय है और कौन से एम्प्लॉय बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। फिर असेसमेंट में क्या आता है, ये आ जाता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द मैनेजर टू टेक ओनरशिप ऑफ असेसमेंट प्रोसेस, कि एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि उनकी असेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कि उनको क्या क्या काम है जो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाता है, और मैनेजर्स को भी उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज टू यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन, कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है थ्रू असेसमेंट उससे आपको पता चलता है कि और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉयज़ को मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। और ये अगेन एंड पे आ जाता है, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ अप्रेजल इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन ऑल मैनर, कि जब एक एम्प्लॉय को पता होता है कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरी सबने तारीफ़ की है,
तो वो खुद को भी वो खुद भी अपने आप को सेल्फ मॉनिटर कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि अच्छा मैं जितना अच्छा काम करूँगा उतना ही वो मेरे हक में भी बेहतर होगा और ऑर्गेनाइजेशन के भी। ठीक है, फिर लास्ट आ जाता है इसमें रिव्यू स्टेज आती है, फिफ्थ जो है। इस पे क्या होता है, इसमें मीटिंग्स होती हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के दरमियान और उनको बताया जा रहा होता है कि एक डेवलपमेंट प्लान ओवरऑल बनाया जा रहा होता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और अगर कहीं लूप होल्स हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। फिर रिन्यूअल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आ जाती है। इट्स आइडेंटिकल टू प्लानिंग स्टेज, ये बिल्कुल प्लानिंग स्टेज की तरह का है। मैनेजर्स यूजेस द इनसाइड इन्फॉर्मेशन गेन फ्रॉम अदर फेजेस टू रीसेट परफॉर्मेंस गोल फॉर एम्प्लॉय। यानी कि जो प्लानिंग स्टेज पे काम हो रहा था ना, रिन्यूअल में आप क्या करते हो कि इस लेवल पे आप ये देखते हो कि आप दोबारा से पुरानी इन्फॉर्मेशन को देखते हो और जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसके बाद आप देखते हो कि क्या चीज़ें रिन्यू करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर काम कर रही है, उसको मज़ीद उसी गोल को या उस प्रोसेस को या वो जो एक डेवलपमेंट टेक्निक है उसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है क्लास, तो ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक भी। अब अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो और इससे रिलेटेड आप कोई एग्जांपल शेयर करो। आप अपना फीडबैक दोगे तो ही आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी।